Welcome students in today's session which is related with MSc Chemistry final year third semester paper 2. Paper title is Photochemistry, paper code is MCH502 and the topic which we are going to discuss today is photochemistry of vision. Okay, यह मॉड्यूल MSc रसायन शास्त्र फाइनल ईयर तृतीय सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए बनाया गया है। इसमें हम आपके सिलेबस का द्वितीय पेपर फोटोकेमिस्ट्री डिस्कस करेंगे। इसकी यूनिट 5 मिसलेनियस फोटोकेमिकल रिएक्शंस, इससे संबंधित एक टॉपिक पर हम आज चर्चा करेंगे जिसका नाम है फोटोकेमिस्ट्री ऑफ विजन। हमारी आंखों के रेटिना या आंख के पर्दे पर किसी भी वस्तु की जो इमेज बनती है, इसके पीछे कौन सा रासायनिक घटनाक्रम होता है उसे हम आज डिस्कस करेंगे। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द केमिस्ट्री ऑफ विजन। माइसेल्फ इज जुजर अली रंगवाला। आई एम वर्किंग एज असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ केमिस्ट्री in Government Arts and Commerce College, Kannauj, Devas. Now, let us see what are the prerequisites of studying this module. इस मॉड्यूल को पढ़ने के लिए, समझने के लिए किन चीजों की आवश्यकता है? First requirement is you should have a knowledge about basic anatomy of ह्यूमन आई। मानव नेत्र की मूलभूत संरचना का ज्ञान होना आवश्यक है। यू शुड नो व्हाट इज ह्यूमन आई, हाउ डज इट फंक्शन, व्हाट आर इट्स वेरियस पार्ट्स। ओके, ऑल्सो यू शुड हैव अ ब्रीफ आइडिया अबाउट व्हाट इज फोटो इंड्यूस्ड सिस ट्रांस आइसोमेराइजेशन इन अल्कीन। अल्कीन में जो ज्यामितीय समावयव होते हैं, सिस और ट्रांस समावयव, ये इनका प्रकाश की उपस्थिति में किस प्रकार से अंतः परिवर्तन होता है, इसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। ऑल्सो यू शुड नो व्हाट इज द रोल ऑफ सोडियम पोटेशियम पंप इन नर्व कंडक्शन। दिस टॉपिक is taught in BSc final year as well. BSc final year में आपको बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सोडियम पोटेशियम पंप पढ़ाया जाता है, उसके बारे में भी थोड़ी सी आपको एक जानकारी होनी चाहिए। Now what is the objective of this module? इस मॉड्यूल को पढ़ने का हमारा उद्देश्य क्या है? After studying this module, students will be able to explain various photochemical reactions which are involved in the formation of image on the retina of eye. हमारी आंख के पर्दे पर, रेटिना पर जब किसी वस्तु की छवि का निर्माण होता है तो उसके पीछे किस प्रकार की रासायनिक प्रक्रिया होते हैं, वो आप इसे पढ़ने के बाद जान पाएंगे, समझ पाएंगे। Also you will be able to understand the role of different pigments which are responsible for day and night vision. Okay? कई जीवों में दिन की रोशनी में भी और रात के अंधेरे में भी देखने की क्षमता होती है। इसके पीछे कौन सी केमिस्ट्री छुपी हुई है, ये हम इस मॉड्यूल के माध्यम से समझेंगे। इसका मैकेनिज्म क्या है, कैसे मनुष्य की आंख या कई जीवों की आंख दिन और रात दोनों में देखने में सक्षम है, इसके पीछे का कारण हम लोग जानेंगे। ओके, लेट्स मूव अहेड। First of all, I will like to throw some light on the basic anatomy of human eye. विशेष तौर से हमारे वो विद्यार्थी जो मैथमेटिक्स बैकग्राउंड के हैं, उनके लिए ह्यूमन आई की संरचना समझनी बेहद आवश्यक है। The human eye is a remarkable organ. It is just like a camera. It is able to reflect light and produce a focused image. जब बाहर से रोशनी हमारी आंखों पर आकर पड़ती है तो इस रोशनी का परावर्तन होता है और हमारी आंखों के पर्दे पर, रेटिना पर उसकी एक व्यवस्थित फोकस्ड इमेज बनती है। Just like camera, human eye can detect light
it can process light and then this light radiations in the form of a nerve impulse it is transmitted towards brain, है ना। जैसे हमारा कैमरा होता है, ठीक उसी की भांति हमारी आंखें जो है वो प्रकाश को, लाइट को डिटेक्ट कर सकती है, वो उसे रेटिना के ऊपर प्रोसेस करती है और प्रोसेस करने के पश्चात वो एक नर्व के माध्यम से, ठीक है, एक नाड़ी के माध्यम से उस ऊर्जा को ब्रेन की तरफ भेजती है, मस्तिष्क की तरफ एक संदेश पहुंचाती है, ठीक। The eye is essentially a ball-like structure which is filled with a water-like fluid. In the front of the ball is a transparent cover which is known as cornea. हमारे जो नेत्र है ये एक बॉल की भांति होते हैं जिसके आगे की तरफ एक पारदर्शी कवर लगा होता है जिसे कॉर्निया कहते हैं। ये कॉर्निया हमारी आंखों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर किसी व्यक्ति के कॉर्निया नष्ट हो जाए तो वो अपनी देखने की क्षमता पूरी तरह से खो देता है। The cornea has dual purpose of protecting the eye as well as refracting light when it enters the eye. ये कॉर्निया हमारे आंखों की रक्षा करती है और इसके अलावा ये प्रकाश के परावर्तन, रिफ्रैक्शन का भी कार्य करती है। After light passes through the cornea, a portion of light passes through a very narrow opening or an aperture which is known as pupil. जब ये प्रकाश हमारी आंखों से कॉर्निया से गुजर जाता है तो ये एक बहुत ही छोटे से छिद्र से हमारी आंख के भीतर प्रवेश करता है जिसे प्यूपिल कहते हैं। ओके, एक डायफ्राम, एक शटर होता है हमारी आंखों में जिसे आइरिस कहा जाता है। This iris forms the colored part of the eye. आपने जैसे देखा होगा अलग अलग व्यक्ति की आंखों का रंग अलग होता है, ये इस आइरिस के कारण होता है। आइरिस में जिस प्रकार का पिगमेंट पाया जाता है उस प्रकार का आंखों का रंग होता है। तो ये आइरिस बहुत महत्वपूर्ण है, ये प्यूपिल के साइज को चेंज करता है। ओके, आइरिस इज लाइक अ शटर, इट कैन चेंज द साइज ऑफ प्यूपिल। जब हम अंधेरे में होते हैं तो हमारे आंखों की पुतली चौड़ी हो जाती है ताकि ज्यादा से ज्यादा प्रकाश, जो बहुत थोड़ा प्रकाश भी एक अंधेरे कमरे में उपस्थित होता है, उसको नेत्र तक पहुंचाने के लिए आइरिस जो है वो प्यूपिल की डायमीटर को बढ़ा देता है। और इसके ठीक विपरीत आपने महसूस किया होगा कि जब हमारी आंखों पर तेज प्रकाश पड़ता है, when we face a bright light, then all of the sudden the pupil of our eye it starts contracting. हमारी आंखों का प्यूपिल जो है वो छोटा हो जाता है। तो ये आइरिस जो होता है ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, ये प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करने का काम करता है। The light that passes through the pupil enters in the eye towards the inner side via lens which is made up of a transparent fibrous material. हमारी आंखों में एक लेंस होता है, जैसे कैमरे में लेंस लगा होता है, ठीक वैसे ही आंखों में भी एक प्राकृतिक तौर पर लेंस लगा होता है जो प्यूपिल से इकट्ठे किए गए प्रकाश को रेटिना की ओर फोकस करने का काम करता है। ठीक है, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर यहाँ पर बहुत अच्छे से बताया गया है। ये एक स्फेरिकल बॉल के रूप में है। इसके आगे की तरफ आप देख सकते हैं कॉर्निया की परत है, पीछे की तरफ एक छोटा सा छेद है जिसे प्यूपिल कहा गया है। यहाँ पर ये नीले रंग का एक शटर है जिसे आइरिस कहते हैं। पीछे की तरफ लेंस है। लेंस के ठीक पीछे वाला भाग जो होता है इसमें एक द्रव भरा होता है जिसे कहते हैं विट्रियस ह्यूमर। और यहाँ पर सबसे एंड में बैकवर्ड साइड पर पूरी एक झिल्ली लगी होती है, एक पर्दा लगा होता है जिसे रेटिना कहा जाता है। ठीक है, और आप यहाँ देख सकते हैं कि रेटिना जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि रेटिना वह स्थान है जिससे ब्लड वेसल यानी कि रक्त वाहिनियां भी जुड़ी है। आप लोग देख सकते हैं यह आर्टरीज और वेन्स है जिससे कि रक्त हमारी आंखों तक पहुंच रहा है। और इसके अलावा यहाँ पर एक नर्व जुड़ी हुई है जिसे ऑप्टिक नर्व कहा जाता है।
ठीक है, ये ऑप्टिक नर्व बेहद महत्वपूर्ण है। ये ऑप्टिक नर्व सीधे हमारे मस्तिष्क से जुड़ी हुई है। इट इज कनेक्टेड विथ आवर ब्रेन। तो इस आंख के पर्दे पर जो भी रोशनी आकर गिरेगी, वॉट एवर लाइट विच इज फोकस टुवर्ड्स रेटिना, it generates a signal, and this signal is transmitted towards the brain via this optic nerve. इस ऑप्टिक नर्व के माध्यम से हमारे नेत्रों के द्वारा जो प्रकाश की ऊर्जा द्वारा उत्पन्न संदेश है वो मस्तिष्क तक पहुंचाया जाता है। मस्तिष्क क्या है? ये हमारी बॉडी का सीपीयू है। ओके, ये वो स्थान है जहां पर इस संदेश का इंटरप्रिटेशन किया जाता है, और इंटरप्रिटेशन करने के पश्चात इस इमेज पर ये ऑप्टिक नर्व जो है ये ब्रेन से संदेश लेकर आती है और किसी भी पदार्थ के एक क्लियर इमेज हमारे रेटिना पर उत्पन्न होती है। तो रेटिना से आप देख सकते हैं जो ऑप्टिक नर्व जुड़ी है ये आंखों से मस्तिष्क की तरफ संदेश लेकर जाती है और फिर दोबारा ये संदेश लेकर आती है, और ये संदेश जब रेटिना पर पहुंचता है तो इसके ऊपर किसी भी वस्तु की छवि उत्पन्न होती है। ठीक है, सो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई। ओके, अब यहाँ पर थोड़ा सा मैं और कुछ डिटेल लेना चाहूंगा। इस डायग्राम को आप क्लियरली देख लीजिए। इसमें जो कुछ भी आपको दिखाई दे रहा है इसके बारे में आपसे मैं और ज्यादा डिटेल में चर्चा करूंगा। यहाँ पर रेटिना के एक छोटे से पोर्शन को बहुत ज्यादा फोकस करके डिटेल में दिखाया गया है। रेटिना की संरचना बेहद जटिल होती है। इट इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर एंड इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर। अगर एक बार रेटिना नष्ट हो जाए तो फिर उसका कोई इलाज नहीं है। आंखों का लेंस खराब हो गया, कॉर्निया खराब हो गया, उसका ट्रांसप्लांट किया जा सकता है, लेकिन अगर आंखों का रेटिना नष्ट हो गया तो फिर दोबारा देख पाना लगभग नामुमकिन होता है, क्योंकि एक बहुत ही सेंसिटिव पर्दा है। तो ये इतना सेंसिटिव और महत्वपूर्ण क्यों है, इसे समझिए। ये जो इतना पोर्शन है इसको अगर आपने यहाँ पर जूम किया तो आप इसकी डिटेल्ड स्ट्रक्चर देख सकते हैं। रेटिना में 3 प्रकार की सेल्स होती है। 2 सेल्स इसमें बहुत महत्वपूर्ण है, रॉड और कोन। रॉड को ये नाम इसलिए दिया गया क्योंकि आप जैसा देख सकते हैं ये एक छड़ की बाती होती है। इट इज लाइक अ स्टिक और लाइक अ रॉड। और रॉड जो है ये हमारे नाइट विजन यानी कि रात्रि कालीन में जो हमें चीजें दिखाई देती है उसके लिए ये बेहद महत्वपूर्ण है रॉड। इसकी कार्यकी के बारे में हम बहुत विस्तार से चर्चा करेंगे। इसके अलावा रॉड के अलावा आप देख सकते हैं कुछ सेल्स यहाँ उपस्थित है, कोन्स। तो कोन्स जो है ये कोन की भांति तिकोनी है, कुछ कोन्स दर्शाई गई है यहाँ पर। कोन्स में भी देखिए यहाँ पर 3 कलर है, रेड कलर, ग्रीन कलर और यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्लू कलर भी है। थोड़ा सा आप फोकस करके देखिए। तो 3 प्रकार की कोन्स जो है ये मनुष्य की रेटिना में पाई जाती है और इससे हम कलर्ड विजन देख सकते हैं। दिन की रोशनी में आपको जो अपने आसपास विभिन्न प्रकार के रंग दिखाई देते हैं वो इन कोन्स की वजह से ही दिखाई देते हैं। रॉड्स और कोन्स के बारे में हम आगे की स्लाइड्स में बहुत डिटेल में चर्चा करेंगे। इसके अलावा यहाँ पर गैंग्लियन सेल्स है। गैंग्लियन सेल्स का कार्य ये है कि ये जितनी छोटी छोटी गैंग्लियन सेल्स है ये सब तंत्रिकाओं के माध्यम से, छोटी छोटी नर्व्स के माध्यम से आपकी रॉड्स और कोन्स से जुड़ी हुई है। तो जैसे ही प्रकाश रेटिना से आकर टकराएगा, रेटिना में उपस्थित रॉड्स या कोन्स एक्टिव हो जाएंगी। एक्टिव होने के पश्चात ये एक मैसेज जनरेट करेंगी। इन रॉड्स और कोन्स से इस मैसेज को कलेक्ट करने का काम कौन करेगा? गैंग्लियन सेल करेंगी। और ये सभी गैंग्लियन सेल अल्टीमेटली कहां पर जाकर जुड़ जाएंगी? ऑप्टिक नर्व से। इस ऑप्टिक नर्व के द्वारा संदेश कहां पहुंचेगा? टुवर्ड्स ब्रेन। ओके, the inner surface of the eye on which the image is focused is called retina. The retina contains 2 types of light sensing cells. They are rods and cones. These rods and cones are also called photoreceptors, चूंकि ये प्रकाश को सेंस करने का काम करते हैं, रिसीव करने का काम करते हैं, इसलिए इनका नाम रखा गया photoreceptors. The rods detect the brightness of the image formed on them
एंड कोन्स सेंस द कलर। तो रॉड्स जो है ये इमेज की ब्राइटनेस को डिटेक्ट करने का काम करती है और कोन्स जो है वो कलर सेंसिटिव है। They send the detected brightness and color information as nerve impulse towards the brain via optic nerve. इसके बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूँ। The brain upon receiving these impulses interpret them in the form of images. Okay? जब ब्रेन तक ये सिग्नल पहुंचता है नर्व इम्पल्स के द्वारा, तो वो इसे पढ़ने के पश्चात एक इमेज के रूप में, एक छाया चित्र के रूप में डिकोड करता है और ये इमेज हमारी रेटिना के ऊपर दिखाई देती है ना। इस प्रक्रिया को कहते हैं फोटो ट्रांसडक्शन। ठीक है, ब्रेन के द्वारा जो नर्व इम्पल्स को इमेज में कन्वर्ट किया जाता है, छाया चित्र में परिवर्तित किया जाता है, इस घटना को, इस परिघटना को फोटो ट्रांसडक्शन कहते हैं। ठीक, नाउ लेट अस डिस्कस केमिस्ट्री ऑफ दिस फोटोपिगमेंट्स। फोटोपिगमेंट्स आर जी प्रोटीन, प्लीज नोट दिस डाउन। आपसे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है। Photopigments are G protein coupled transmembrane proteins which are contained within the photoreceptors. Okay, the photoreceptors of our eye, that is rods and cones, they contain different kinds of photopigments. And what are these photopigments? These are G protein coupled transmembrane proteins. Okay. The function of this photopigments is to absorb the incident light and trigger a biochemical cascade that alters the electrical properties of photoreceptors. Okay, this point over here, which sounds really complicated, I'm going to discuss it in the further slides. So you can see over here in this picture, inside the retina of our eyes, these elongated cells. Okay, these elongated cells, since they are looking like rods, they are called rods. And these cells, these purple colored cells, although it should be of red, green or blue color, since they are having cone like shape, they are called cones. Okay, so rods is only of single type. rods केवल एक प्रकार की होती है, cones तीन प्रकार की होती है। इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। Now rods contains pigment which is called rhodopsin. Okay, rods में एक pigment पाया जाता है जिसे rhodopsin कहते हैं, while cones contain pigment called iodopsin. rods में जो pigment होता है इसे rhodopsin कहते हैं और cones में जो pigment है इसे iodopsin कहते हैं। Rhodopsin is sensitive towards light and it is responsible for the monochromatic vision in the dark. आपने अक्सर महसूस किया होगा कि अंधेरे कमरे में भी हमें सभी वस्तुओं की एक धुंधली तस्वीर दिखाई देती है और अंधेरे कमरे में हमारा कलर्ड विजन समाप्त हो जाता है। आप अंधेरे में किसी भी वस्तु का रंग नहीं देख सकते, हालांकि उस वस्तु की एक काली सफेद धुंधली सी इमेज हमारी आंखों को दिखाई देती है। तो ये किसकी वजह से? रोडोप्सिन की वजह से। तो रोडोप्सिन इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर नाइट विजन। ओके, रोडोप्सिन जो है, रॉड्स में उपस्थित पिगमेंट रोडोप्सिन जो है, ये हमें अंधेरे में या डिम लाइट में देखने में सहायक होता है। दिस रोडोप्सिन इट मोस्ट स्ट्रांगली एब्जॉर्ब्स ग्रीन ब्लू लाइट। जब इस पर विजिबल लाइट आकर गिरती है तो ये उस विजिबल लाइट में से प्रमुखतया ग्रीन और ब्लू रंग की जो लाइट है, हरी नीली रोशनी है, उसको एब्जॉर्ब करता है। तो इसके कारण हमें इसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर दिखाई देता है। तो ग्रीन ब्लू का कॉम्प्लीमेंट्री कलर क्या है? रेडिश पर्पल। ठीक है, जामुनी रंग हमें दिखाई देता है। इसीलिए रोडोप्सिन पिगमेंट, जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने इसका फॉन्ट सा कलर जो है वो चेंज करके पर्पल कलर कर दिया है। रोडोप्सिन इज ऑल्सो कॉल्ड विजुअल पर्पल, क्योंकि जब आप इसे रेटिना के अंदर माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो रोडोप्सिन हमें पर्पल कलर का दिखाई देता है। ओके, और इसका मेन फंक्शन क्या है? इट हेल्प्स अस इन नाइट विजन। ओके, ये हमें नाइट विजन प्रोवाइड करता है। एंड रोडोप्सिन कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन डिफरेंट कलर्स। रोडोप्सिन अलग अलग कलर्स के बीच में विभेदीकरण नहीं कर सकता।
Okay, so rhodopsin is mainly responsible for night vision or vision in dark, and it can function only in dim light. Now, let us discuss the chemistry part of this phenomena. जो हमारे आंखों के पर्दे पर किसी भी वस्तु की एक छायाचित्र उत्पन्न होती है, या हमारी आंखें किसी भी वस्तु की जो इमेज निर्मित करती है, इसके पीछे कौन सा रासायनिक घटनाक्रम होता है. First, I am going to discuss about rods and rhodopsin, and then I will move towards cones and iodopsin. Okay. So rhodopsin, which is found in rods, it was discovered by a German physiologist Franz Boll. इसके डिस्कवरी फ्रांस बॉल ने सन 1877 में की थी. He was performing few experiments on frogs. मेंढकों के ऊपर किए गए प्रयोगों के द्वारा उन्होंने रोडोप्सिन की खोज की और उसकी कार्यकी को समझाया. He noticed that the initial red-purple color of a pigment in the retina of frogs was bleached by the action of light. The bleaching process led first to a yellow retina and then to a colorless one. फ्रांस बॉल ने ऑब्जर्व किया कि जब मेंढक के रेटिना पर तेज रोशनी डाली जाती है तो उसके रेटिना के कलर में परिवर्तन होता है. पहले यह कलर क्या होता है, पर्पल कलर का होता है, लाल पर्पल रंग का होता है, फिर धीरे धीरे ये पीला हो जाता है और पीले से ये सफेद हो जाता है. ठीक है, तो इन कलर चेंजेस की सहायता से उन्होंने रोडोप्सिन की मैकेनिज्म, वर्किंग मैकेनिज्म या कार्यकी को समझाया. रोडोप्सिन हैज एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम एट 500 नैनोमीटर. जो 500 नैनोमीटर की लाइट होती है उस पर रोडोप्सिन का लैम्डा मैक्स पाया जाता है. Human rhodopsin has a molecular weight of 41,000 and it has 348 amino acid residues. Human rhodopsin में लगभग 348 अमीनो एसिड पाई जाती हैं और इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है, जो रासायनिक अनुभार है, ये 41,000 के बराबर होता है. रॉड्स में उपस्थित 90% प्रोटीन जो होता है वो रोडोप्सिन पिगमेंट के रूप में ही पाया जाता है. ओके, सो रोडोप्सिन इज वेरी सेंसिटिव टुवर्ड्स ब्राइट लाइट. Whenever a bright light is focused on rhodopsin, its color changes from purple to yellow to white. How this happens, we will see in our visual cycle. Now the chromophore of rhodopsin is a polyunsaturated aldehyde. Okay, this is the chemical structure of rhodopsin. I have made this slide of purple color, this image of purple color, because the actual color of rhodopsin is reddish purple. It is also known as visual purple. Now what is the chemical structure of rhodopsin? Rhodopsin is made up of two chemical components. इसके दो रासायनिक घटक होते हैं. First chemical component, which is the chromophore of rhodopsin, is polyunsaturated aldehyde, that is called 11-cis-retinal. This is 11-cis-retinal, cis isomer of retinal, 11-cis-retinal. When this 11-cis-retinal, it combines with opsin protein. Okay, when this 11-cis-retinal, it combines with the amino residue of opsin protein, it releases one molecule of water and forms a Schiff base. It forms a Schiff base, as you can see over here. This is an albumin derivative. This albumin derivative is a photopigment called rhodopsin. So as you can see over here, rhodopsin is made up of two parts. One part is a chromophore, that is 11-cis-retinal, and another part is a protein, a disc-shaped protein known as opsin. Okay, so these are the two parts of rhodopsin, and this is the complete chemical formula of rhodopsin. Okay, now there is something over here which is called host-guest chemistry. Okay, what is host-guest chemistry? About this topic you are going to study in biochemistry, bioorganic chemistry. In nature,
we see that several times the two chemicals which are combining with each other, they have complementary structure. Okay, especially in the case of enzymatic reactions. एंजाइम के द्वारा जो अभिक्रियाएं होती है उनमें हम अक्सर देखते हैं कि एंजाइम और सबस्ट्रेट के बीच में कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रक्चर होता है। ये कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रक्चर बिल्कुल ताले और चाबी की भांति होता है। जैसे ताले के छेद में जो बनावट होती है वो चाबी के समान होती है जिससे कि चाबी ताले में फिट बैठ सके, वैसा ही कुछ बायो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी होता है, प्रोटीन्स के केस में भी होता है। कई प्रोटीन्स की जो एक्टिव साइट है उस एक्टिव साइट का डिजाइन उसके साथ जुड़ने वाले कॉम्प्लीमेंट्री पदार्थ के हिसाब से ढाल दिया जाता है। मतलब जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो ऑप्सिन प्रोटीन है, यहाँ देखिए ऑप्सिन प्रोटीन, इसमें जो कैविटीज है इनकी जो बनावट है, इस ऑप्सिन प्रोटीन में जो कैविटीज की बनावट है वो बिल्कुल 11 सिस रेटिनल के कॉम्प्लीमेंट्री है। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब कि अगर ये ऑप्सिन प्रोटीन एक ताला है तो ये 11 सिस रेटिनल ही इसकी चाबी है। मतलब इस ऑप्सिन प्रोटीन के साथ सिर्फ और सिर्फ 11 सिस रेटिनल ही जुड़ सकता है। तो आप यहाँ पर इस पिक्चर में देख सकते हैं कि कैसे 11 सिस रेटिनल ऑप्सिन की कैविटी में आकर फिट बैठता है और यहाँ पर अमीनो ग्रुप का H2, NH2 का H2 और अल्डिहाइड का O, ये मिलके H2O बना लेंगे और H2O के लॉस के पश्चात आपको रोडोप्सिन प्राप्त होगा। ओके, ठीक है। Now let us see what happens when rhodopsin is exposed to bright light. Okay, when rhodopsin is exposed to bright light, it absorbs a photon of light and something happens over here which is called photo-induced cis-trans isomerization. Okay, मैंने जब इस मॉड्यूल के प्री रिक्विजिट्स की बात की थी तो मैंने आपसे कहा था कि आपको फोटो इंड्यूस्ड सिस ट्रांस आइसोमराइजेशन की जानकारी होनी चाहिए। क्या होता है इस प्रक्रिया के दौरान कि जो आपका सिस ज्योमेट्रिकल आइसोमर है उस पर जब आकर लाइट गिरती है तो उसकी जो संरचना है उसकी संरचना में परिवर्तन होता है। ये परिवर्तन इस प्रकार से होता है कि जो आपका सिस आइसोमर है, सिस समावयव है, वो प्रकाश की उपस्थिति में ट्रांस आइसोमर में परिवर्तित हो जाता है। ओके, और ये रिएक्शन रिवर्सिबल होती है, ये दोनों डायरेक्शंस में आगे बढ़ सकती है। अमूमन ये अभिक्रिया साम्य अवस्था में पाई जाती है, इक्विलिब्रियम में पाई जाती है। इसका मतलब जो आपका सिस यौगिक है वो ट्रांस में परिवर्तित होगा या फिर आपका ट्रांस यौगिक सिस में परिवर्तित होगा। ठीक है, अब जब रोडोप्सिन के ऊपर प्रकाश आकर गिरता है तो 11 सिस रेटिनल ये क्रोमोफोर ट्रांस रेटिनल में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, द 11 सिस रेटिनल chromophore isomerizes to all trans form. Okay, and this isomerization, it is a multi-step process which involves several intermediates. ये जो isomerization है इसमें कई इंटरमीडिएट स्टेप भी पाई जाती है जिसे हम अभी डिटेल में देखेंगे। The first product is an intermediate called beta-rhodopsin. Okay, when rhodopsin changes into beta-rhodopsin, something happens which is called red shift. Okay, a phenomena happens over here which is called red shift. Due to this red shift, the color of rhodopsin changes from purple to red. This beta-rhodopsin compound has about 150 kilojoule per mole energy more than that of starting material. Beta-rhodopsin then passes through a series of steps and changes into meta-rhodopsin. Okay, beta-rhodopsin, it passes through series of steps and it gets converted into meta-rhodopsin. This meta-rhodopsin is all trans isomer. Okay, the starting material is 11 cis retinal and it changes into meta-rhodopsin which is all trans isomer. The high energy of all trans chromophore of meta-rhodopsin 2
कैन नॉट फिट वेल इन द प्रोटीन। तो जब आपका सिस ट्राइसोमर ट्रांस आइसोमर में कन्वर्ट हो जाता है तो उस कंडीशन में आपका जो होस्ट गेस्ट केमिस्ट्री थी वो डिस्टर्ब हो जाती है। मतलब जैसा आपने देखा कि जो 11 सिस रेटिनल था वो परफेक्टली ऑप्सिन प्रोटीन की कैविटी में बैठ सकता है, लेकिन जब वो ट्रांस प्रोटीन में कन्वर्ट होगा तो उस कंडीशन में वो ऑप्सिन से अपना बॉन्ड तोड़ लेगा। ओके, ऑप्सिन में अब वो फिट नहीं बैठेगा। अब यहाँ पर होस्ट गेस्ट केमिस्ट्री चेंज हो गई। अब ताला तो वही है, ऑप्सिन प्रोटीन तो वही है, लेकिन चाबी बदल गई। तो फिर ताला और चाबी के बीच का संबंध क्या हो गया, टूट गया, और वो इस ऑल ट्रांस मेटारोडॉप्सिन को रिलीज कर देगा। द फ्री ट्रांस आइसोमर ऑल ट्रांस रेटिनल इज देन एंजाइमेटिकली अगेन कन्वर्टेड इनटू द सिस फॉर्म। ये जो आपका ट्रांस आइसोमर है ऑल ट्रांस रेटिनल, इसको कुछ एंजाइम्स के द्वारा दोबारा सिस आइसोमर में कन्वर्ट कर दिया जाता है, which then immediately combines with opsin protein to form rhodopsin. ओके, जब इस ट्रांस आइसोमर को फ्री कर दिया जाता है तो ये ट्रांस आइसोमर एंजाइम्स की उपस्थिति में, किण्वन की उपस्थिति में दोबारा अपने सिस फॉर्म में लौट जाता है, और सिस फॉर्म में लौटने के पश्चात ये दोबारा ऑप्सिन के साथ कंबाइन होकर फिर वही होस्ट गेस्ट केमिस्ट्री देखने को मिलेगी, ऑप्सिन प्रोटीन से जुड़ेगा और आपका रोडोप्सिन जो है वो दोबारा क्या हो जाएगा, रीजनरेट हो जाएगा। ओके, now these molecular changes which we have discussed so far, this produces an electrical signal. Okay, this produces an electrical signal which is transmitted towards brain via optic nerve. ओके, अब इसमें समय कितना लगता है, आपको लग रहा होगा मैंने आपको इतना सब डिटेल में समझाया तो ये शायद बहुत लंबी प्रोसेस होगी, बहुत टाइम टेकिंग होगा। ये प्रोसेस लंबी तो है लेकिन टाइम टेकिंग बिल्कुल भी नहीं है। इसकी स्पीड इतनी ज्यादा है 25th मिलियन ऑफ अ सेकंड, मतलब 1/10⁻25 पार्ट ऑफ अ सेकंड की स्पीड से ये पूरी प्रक्रिया हो सकती है। अब आप समझ लीजिए कि नेचर ने इसे कितनी एफिशिएंसी से डिजाइन किया है। आप देखिए, जब आपकी नींद खुलती है तो आंख खोलते साथ आपको सभी वस्तुएं आपके आसपास दिखाई देती है, होता है ना ऐसा, चाहे दिन हो या रात हो, चाहे कलरफुल हो या ब्लैक एंड व्हाइट हो। लेकिन क्या ऐसा होता है कि आंख खोलने के काफी देर पश्चात आपको चीजें दिखाई दे? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। As soon as you open your eyes, the objects around you become visible to your eyes. Okay, so this process is very, very rapid. It is perhaps one of the rapidest process, या most rapid process which is found in nature. प्रकृति में पाई जाने वाली सबसे तेज रासायनिक क्रियाओं में से ये एक है। The first step to form beta-rhodopsin occurs on the time scale of tens of picoseconds. What is picosecond? 10 raised to the power minus 12. एक सेकंड को आप 10 raised to the power minus 12 के भाग में इमेजिन कीजिए, उसे पिको सेकंड कहेंगे, इतनी तुरंत होता है। एंड ईच सब्सिक्वेंट स्टेप, दैट इज द कन्वर्जन ऑफ बेथोरोडोप्सिन टू मेटारोडोप्सिन 1 and then to metarodopsin 2, it is 100 to 1000 times slower than its predecessor. Okay, so this is about chemistry of rhodopsin. Now this whole process I have depicted it in the form of a cycle. This cycle is also known as rhodopsin visual cycle, and it was first of all discovered by Wald. So it is also known as Wald's visual cycle. Okay, now what happens in our retina? Let's see. Rhodopsin, whenever a flash of light it collides on rhodopsin, it immediately gets excited. Now here we have all cis retinal. Okay, this rhodopsin changes into beta-rhodopsin, which is of red color. Rhodopsin over here is purple, purple red. From purple red it will change towards red. Now by deriving the energy of heat, okay,
हमारी बॉडी के हर सेल में रेस्पिरेशन होता है। रेस्पिरेशन के दौरान एटीपी बनते हैं और ये एटीपी क्या होता है, ऊर्जा का स्रोत होता है। तो रॉड्स की सेल में जो रेस्पिरेशन की प्रक्रिया चल रही है उसके दौरान एटीपी जनरेट हो रहा है। इस एटीपी से हमको थर्मल एनर्जी प्राप्त होती है और जो आपका बेथोरोडॉप्सिन है ये कन्वर्ट हो जाता है लूमीरोडॉप्सिन में। एंड दिस लूमीरोडॉप्सिन, एज यू कैन सी, the lambda max is continuously changing. First it was shifted towards red and now it is orange red. Again lumirhodopsin is changed into metarhodopsin 1 which is orange. This metarhodopsin 1 it changes into metarhodopsin 2 which is yellow. So from bethorhodopsin towards metarhodopsin you should notice that there is continuously decrease in value of lambda max. And due to this change in value of lambda max, decrease in value of lambda max, energy is increasing and a change in color is evident. From red, it is changing into orange red to orange towards yellow. And finally, when metarhodopsin 2 it is converted into all trans retinal. This all trans retinal it immediately breaks its bond from opsin protein due to the loss of host guest chemistry and it is released. So this purple compound after various steps it becomes colorless. As you can see over here in this visual cycle, when all trans retinal it is released from opsin it turns colorless and the lambda max over here is 378 nanometer. Now this reaction over here is very important. Why? Because as you can see that all trans retinal in the presence of something which is called NADH it is getting reduced into retinol. Okay, now what is this retinol? Retinol is vitamin A. Retinol is vitamin A, and as you can see this retinol can move towards this direction from retinol to all trans retinal to 11 cis retinal to rhodopsin to regenerate rhodopsin. So retinol vitamin A plays an important role in regeneration of rhodopsin in visual cycle. I am going to illustrate this process in further detail in my subsequent slides. Okay, so this is the overall visual cycle. This is happening continuously in the retina of our eye. First rhodopsin changes into beta rhodopsin, then to meta rhodopsin, then to all trans retinal, then again back to 11 cis retinal. This 11 cis retinal combines with opsin to regenerate rhodopsin. And in this visual cycle you can notice that there is also presence of retinol. What is retinol? Retinol is vitamin A. Okay, retinol is vitamin A. Okay, let's move ahead. In order to illustrate the phenomena of visual cycle, I have made this collage. In this collage you can see the difference in chemical structure as well as color. This is our rhodopsin. Okay, how it is formed we have discussed in previous slides. It gets in touch with photons of light. It gets activated by the photons of light. Then it changes into bethorhodopsin. Then several steps are there. Bethorhodopsin it changes into lumirhodopsin. Lumirhodopsin then changes into metarhodopsin 1. Metarhodopsin 1 changes into metarhodopsin 2. Now as you can compare these both structures side by side, you can see that rhodopsin has all 11 cis isomer, while in case of metarhodopsin 2 it is 11 trans isomer. Okay, so when this 11 cis it changes into 11 trans it is released free, and as soon as it is released free from opsin protein, in this slide which is present in the bottom right you can see it has turned colorless. This yellow color has turned colorless. So this is what Franz Bols has observed in the retina of frogs, from purple to red to yellow to colorless. This is the chemistry behind that phenomena. Okay.
you can see the change in structure of 11 cis retinal towards 11 trans retinal. Okay. Now what is the cause of night blindness? नाइट ब्लाइंडनेस जिसे हिंदी में रतौंधी कहा जाता है, इसका कारण क्या है? नाइट ब्लाइंडनेस इज अ डिसऑर्डर ऑफ आई विच इज एसोसिएटेड विद द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए, आल्सो नोन एज रेटिनॉल. विटामिन ए की कमी में कोई भी व्यक्ति रात में नहीं देख सकता या कम रोशनी में नहीं देख सकता. इस विकार को, इस रोग को रतौंधी या फिर नाइट ब्लाइंडनेस कहा जाता है. In this disorder, a person is unable to see in dim light or during night time. The light-initiated transformation of rhodopsin to all trans-retinal and opsin corresponds to the initial bleaching that Ball observed in the retina of frogs. इसको मैंने आपको पिछले स्लाइड में डिस्कस कर दिया. Further bleaching to a colorless form occurs when all trans-retinal is reduced enzymatically. आपने वहाँ देखा था कि जो all trans-retinal है उसका अपचयन हुआ था NADH की उपस्थिति में. It was reduced. The aldehydic group of all trans retinal is reduced enzymatically to all trans vitamin A. This reduction converts the aldehyde group of retinal to primary alcohol function of vitamin A. Okay, so the aldehyde group which we have seen in retinal changes into retinol. Aldehyde changes into primary alcohol. So what is vitamin A? Vitamin A is primary alcohol derivative of retinal. Thus precursor of 11 cis retinal is vitamin A. 11 cis retinal बनाने के लिए हमें अपने शरीर में विटामिन ए की आवश्यकता होती है और इसलिए हमें विटामिन ए अपनी डेली डाइट में इंक्लूड करना आवश्यक है. This is the reason why vitamin A is good for our eyes and it is necessary for night vision. Okay? तो विटामिन ए की हमारे शरीर में क्या भूमिका है वो आपको समझ में आ गई. या आप देख सकते हैं ये 11 ट्रांस रेटिनल है. इट इज ऑल ट्रांस रेटिनल. इसका एंजाइम्स NADH की उपस्थिति में इसका अपचयन होगा. एल्डिहाइड के अपचयन से हमको प्राइमरी अल्कोहल मिलेगा. ये जो स्ट्रक्चर आप यहाँ देख रहे हैं, दिस इज कॉल्ड रेटिनॉल. What is retinol? Retinol is all trans vitamin A and it acts as a precursor of 11 cis retinal. So what happens in the absence or deficiency of vitamin A? Whole process of regeneration of 11 cis retinal would be hindered, it will be obscured, which results in dwindling of declining of rhodopsin concentration in rod cells. Subsequently, functioning of rod cells gets impaired, which leads to loss of vision during night time or in dim light. जब आपके शरीर में विटामिन ए की कमी होती है तो उसके फलस्वरूप आपके आंखों के रेटिना में रॉड की सेल्स में 11 सिस रेटिनल की कमी होती जाती है और धीरे धीरे रोडोप्सिन पिगमेंट की मात्रा कम होती जाती है. रोडोप्सिन मात्रा कम होने के कारण आपकी जो रॉड सेल्स है वो अब खराब हो जाती है और इसकी वजह से आप डिम लाइट या कम रोशनी में या रात के समय नहीं देख पाते. इसलिए विटामिन ए हमारी आंखों के लिए आवश्यक है और विटामिन ए की कमी होने पर रतौंधी यानी कि नाइट ब्लाइंडनेस नामक की बीमारी होती है. ओके, ये उसकी केमिस्ट्री है. Now, since we have completed chemistry of visual cycle, let us move towards something which is called phototransduction. Okay, what is phototransduction? Let us first see what is the definition of phototransduction. Phototransduction is the process through which photons or elementary particles of lights are converted into electrical signals. Okay. So as we know, energy can neither be created nor it can be destroyed, but it can be converted from one form to another form. So what is phototransduction? During phototransduction, whatever energy of light which is incident on our retina, it is converted by the photopigments into electric signals. Okay, the energy of light is converted into electrical energy,
and these electric signals are collected by ganglionated cells which then transmit electric signals to optic nerves. Okay, visual phototransduction is a process by which light is converted into electric signals inside rod cells, cone cells, and photosensitive ganglionated cells of the retina of eye. Okay, this cycle, visual phototransduction cycle, was elucidated by George Wold, for which he received the Nobel Prize in 1967. विजुअल फोटो ट्रांसडक्शन की प्रक्रिया को जॉर्ज वॉल्ड नामक वैज्ञानिक के द्वारा सर्वप्रथम 1967 में समझाया गया था, जिसके लिए उन्हें मेडिसिन का नोबेल प्राइज भी प्राप्त हुआ. Thus, the visual phototransduction cycle is also known as Wald's visual cycle. Visual phototransduction cycle का एक दूसरा नाम क्या है? Wald visual cycle. Now, what are the events of visual phototransduction? This is somehow complicated phenomena, but I will try to simplify it over here. I am going to give you a brief summary or synopsis of these whole incidents. Now, what are the key events of visual phototransduction? Light activates rhodopsin, okay? Then activated rhodopsin activates a mediator known as transducin, okay? When rhodopsin gets activated by the energy of light, it activates a mediator protein which is called transducin. This activated transducin binds with GTP phosphodiesterase enzyme. Please note it down. The activated transducin binds with GTP phosphodiesterase enzyme. This GTP phosphodiesterase enzyme gets activated by transducin and it catalyzes the conversion of cyclic GMP, cyclic guanidine monophosphate, into 5' GMP. Okay, this enzyme GTP phosphodiesterase, when it gets activated by transducin, it catalyzes the conversion of cyclic GMP into 5' GMP. This makes reduction in protoplasmic concentration of CGMP. इस घटना के चलते आपकी आंखों के रेटिना में या रॉड की सेल्स में, कोन्स में CGMP की मात्रा घटती है. This reduction causes closure of a CGMP mediated sodium calcium channels. ठीक है, जब सेल में CGMP की मात्रा कम होती है तो उसके द्वारा चलित किए गए सोडियम कैल्शियम आयन चैनल्स बंद कर दिए जाते हैं. जैसे ही ये सोडियम कैल्शियम आयन चैनल्स बंद होते हैं, आप देख सकते हैं प्लाज्मा झिल्ली के अंदर की तरफ सोडियम और कैल्शियम की मात्रा कम हो जाएगी और बाहर की तरफ सोडियम और कैल्शियम की मात्रा बढ़ेगी. Decrease in intracellular sodium and calcium ion leads to hyperpolarization of outer segment. जैसा कि उस चित्र में दिखाया गया है, जब आपके CGMP के कंसंट्रेशन में कमी होती है तो उसके द्वारा चलित, यहाँ पर आप देख सकते हैं गेट है, एक सोडियम कैल्शियम गेट है जिससे CGMP अटैच्ड है. तो जब आपका CGMP 5' GMP में कन्वर्ट हो जाता है तो उस दौरान ये गेट बंद कर दिया जाता है. तो ये आयन चैनल गेट बंद होने के कारण सेल के अंदर की तरफ सोडियम और कैल्शियम की मात्रा कम होगी, बाहर की तरफ सोडियम और कैल्शियम की मात्रा अधिक होगी. तो यहाँ पर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का बाहरी सेगमेंट है, आउटर सेगमेंट है, उसका हाइपरपोलराइजेशन हो जाएगा. ड्यू टू दिस हाइपरपोलराइजेशन there is excitation of bipolar retinal neurons which generates a nerve impulse towards brain via optic nerve. Interpretation of nerve signal by brain leads to the formation of image on retina. Hyperpolarization के फलस्वरूप एक इलेक्ट्रिक सिग्नल उत्पन्न होता है. इस इलेक्ट्रिक सिग्नल को गैंग्लियोनेटेड सेल के द्वारा ऑप्टिक नर्व को भेजा जाता है
ऑप्टिक नर्व इस सिग्नल को ब्रेन को भेजता है। हमारा मस्तिष्क, हमारा ब्रेन जब इस सिग्नल को पढ़ता है, वो इसे समझता है, तो वो हमारे रेटिना पर उस पदार्थ की एक वस्तु या उस पदार्थ की एक छाया चित्र या एक इमेज उत्पन्न करता है। सो दिस होल फिनोमिना इज कॉल्ड फोटो ट्रांसडक्शन, और इस प्रकार से आपके रेटिना पर इमेज उत्पन्न होती है। ओके, now let us summarize this process. As you can see, first of all, the visual pigment which is present in retina, it will get activated by light. When this pigment is activated by light, it activates something which is called transducin. This transducin, when it changes into activated transducin, it binds with cGMP phosphodiesterase. This cGMP phosphodiesterase, it catalyzes the conversion of cGMP into 5' GMP. This cGMP is responsible to mediate the opening of sodium and calcium ion channel. So as soon as the level of cGMP declines inside the retinal cell, it leads to closure of these gates of sodium and calcium. And when these gates are closed, the outer segment of plasma membrane gets hyperpolarized due to accumulation of sodium and calcium towards the outer side. Due to this hyperpolarization, a nerve impulse is generated which is transmitted towards brain, and brain interprets these electrical signals in the form of an image over retina. Okay. So with this we finish the physiology of working of rod cells. Now in very brief, I will like to discuss how colored vision is produced in our eye. हमारे नेत्र जो अलग अलग प्रकार के रंगों के बीच विभेदीकरण कर सकते हैं, उनके पीछे क्या रीजन है, उसके पीछे क्या रसायन है। कलर विजन इज एसोसिएटेड विद द कोन सेल्स। ओके, हमने देखा था कि कलर विजन किससे एसोसिएटेड है, कोन सेल से। कोन सेल्स आर ऑफ 3 टाइप्स, इसे आप नोट कर लीजिए। कोन सेल्स 3 प्रकार की होती है, मैंने आपको 3 प्रकार की कोन सेल्स बताई थी, रेड, ग्रीन एंड ब्लू। ओके, रेड कोन सेल्स, जो लाल रंग की कोन सेल्स होती है, उन्हें एल कोन सेल्स भी कहा जाता है, क्योंकि ये लॉन्गर वेवलेंथ की लाइट की तरफ सेंसिटिव होती है। L cones contains pigment called erythrolate which are sensitive towards red light. M cones contains pigment called chlorolate which are sensitive towards green lights. And S cones contains pigment which is called cyanolate which are sensitive towards blue light. Okay, so 3 types of cone cells are there: L cones, M cones and S cones. L are called erythrolate which are sensitive towards red, M are called chlorolate which are sensitive towards green, and S are called cyanolate which are sensitive towards blue. Thus red, green and blue, these are the 3 primary colors which are responsible for trichromatic vision in human being. 3 प्राइमरी कलर्स जो हमारी आंखें डिटेक्ट कर सकती है, वो कौन कौन से हैं? रेड, ग्रीन और ब्लू, RGB. These are the 3 primary colors which are responsible for trichromatic vision in human beings. And the colored vision in human beings is restricted in the range of 400 nanometers to 800 nanometers. हमारी आंखों में जो कोन सेल्स है, रेटिना में जो कोन सेल्स है, वो केवल 400 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर के क्षेत्र में कार्य कर सकती है। ओके, so this is all about colored vision in retina. Rest of the chemistry is similar. I'm not going to discuss it further. Now these are some books which I suggest you for the further reading of these topics. You can take a screenshot of the slide. With this we finish our module. We have completed unit 5 miscellaneous photochemical reaction. Now whatever we have studied today, I am going to recapitulate it in the form of an objective questionnaire. एक वैकल्पिक प्रश्नावली के माध्यम से हमने आज जो पढ़ा हम उसका रिवीजन कर लेते हैं।
फर्स्ट क्वेश्चन इज लैम्डा मैक्स वैल्यू फॉर रोडोप्सिन इज अराउंड। रोडोप्सिन नामक पिगमेंट के लिए लैम्डा मैक्स का मान कितना होता है? 4 ऑप्शंस 400, 500, 600, 700। As we have studied, जैसा कि मैंने आपको बताया, the lambda max for rhodopsin is around 500 nanometers. Next is, which of the following is reduced in concentration during phototransduction? Phototransduction की परिघटना के दौरान आपकी सेल में किसकी मात्रा में कमी आती है? Which is reduced during phototransduction? 4 options are there. Vitamin A, जिसे हम रेटिनॉल भी कहते हैं, ATP एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, 5 प्राइम GP गुआनिडीन मोनोफॉस्फेट, या फिर CGMP साइक्लिक गुआनिडीन मोनोफॉस्फेट। द करेक्ट आंसर इज साइक्लिक गुआनिडीन मोनोफॉस्फेट। CGMP की कमी होती है जिसके कारण सोडियम कैल्शियम चैनल बदल जाता है। Sorry, there is a mistake in this slide. I beg your pardon for that. The correct answer is answer D. Please, there is a correction over there. By mistake, I have written it C. Answer D is correct. CGMP is reduced on the concentration during phototransduction. Last question is, 3 primary colors which are responsible for the trichromatic vision in humans are. मनुष्य के आंखों में जो रंगों को देखने की क्षमता है वो मुख्यतः 3 किन प्राथमिक रंगों के कारण है? Which 3 primary colors are responsible for trichromatic vision in human? Option A is red, green, blue, RGB. Option B is yellow, orange, red. Option C is blue, yellow, green. Option D is blue, red, violet. और जैसा कि मैंने आपको बताया था, RGB, red, green and blue are 3 primary colors which can be detected by human eye. Erythrolab, chlorolab, cyanolab. So correct answer is option A, red, green and blue. With this, I am going to end today's discussion. I hope you have learnt the chemistry behind the vision of our eyes, behind the power of vision which is present in our eyes. It is a very sensitive and complicated process. Thank you.